हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज इन इंडिया। पूरी डिटेल में डिकोड करेंगे आज हम स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी कंपनी का अगर मैं इस वीडियो के अंदर एग्जांपल लूं तो वो किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद के रिसर्च, अपनी खुद की स्टडी अच्छे से करें, उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये जस्ट एक जस्ट फॉर एग्जांपल होगा जो भी मैं यहाँ पे नाम लूंगा और समझाने के लिए। दूसरी बात, कोई भी बात मैं हवा में नहीं बोलूंगा। हर एक चीज का जो भी यहाँ पर मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मैं आपको डेटा वो कहाँ से लिया गया, उसका सोर्स के बारे में मैं आपको जरूर से जरूर इसमें हर एक चीज को बताता रहूंगा, या फिर जो मेरी पूरी पीपीटी उसके अंदर मेंशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री। अब ये क्या करती है, स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज हैं वो एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। मान लीजिए ये है स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पर है कोई इन्वेस्टर। अगर इसको इन्वेस्टर को इससे मतलब स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक को खरीदना है तो उन्हें बीच में कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट की जरूरत है, या फिर एक दलाल की जरूरत है, एक ब्रोकर की जरूरत है। तो ये जो काम करती है वो करती है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज करती है ये काम। तो ये फैसिलिटीज करती है, मतलब ये प्रोवाइडेड करती है सर्विसेज लाइक इक्विटीज के बारे में, डेरिवेटिव्स के, कमोडिटी और म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है सब चीजें। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ये प्रोवाइड करती है आपको फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड चीजें, या उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रेड होती है वो ये हेल्प करती है एग्जीक्यूट करवाने में। दूसरा कमोडिटी में, जिसमें एमसीएक्स और एनएसडीएक्स इनमें जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए ये प्रोवाइड करती है आपको एक प्लेटफॉर्म। और म्यूचुअल फंड, आपने देखा होगा स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप, ये सारे तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो रेगुलेट करता है इनको वो है सेबी। अब आगे हम चलते हैं एक की इंडस्ट्री फैक्टर्स में क्या क्या है। तो अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो ये 2025 के अंदर 4.25 बिलियन डॉलर के समथिंग है, जो कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 6.23 बिलियन डॉलर की होने वाली है, जिसका लगभग CAGR है 8% के आसपास। इसमें मैंने सोर्स का नाम दे दिया है कि कहाँ से मैंने सोर्स उठाया। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एक्टिव क्लाइंट्स के बारे में, एक्टिव क्लाइंट्स का मतलब होता है वो लोग जो, या वो इन्वेस्टर या ट्रेडर जो बेसिकली डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या खरीदा बेची करते हैं, उनको बोला जाता है एक्टिव क्लाइंट। अब ये दिसंबर अगर 2024 की बात करें तो लगभग 40.8 मिलियन जो लोग थे वो यहाँ पर एक्टिव क्लाइंट थे। ये खुद एनएससी इंडिया का डेटा है दिसंबर 2024 का। और अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो लगभग 120 मिलियन, जो कि होते हैं 12 करोड़ डीमेट अकाउंट इंडिया के अंदर करंटली एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, कहीं कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन नहीं होती 12 करोड़, इतने हमारे पास में यहाँ पर डीमेट अकाउंट ऑपरेट होते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री के अंदर 2023 के अंदर 382 बिलियन रुपीस के अंदर है। और 2019 से लेकर 23 तक ये इंडस्ट्री लगभग 13.73% के CAGR से ग्रोथ हुई है। ऐसा अनुमानित है, या फिर ऐसा मतलब हो चुका है कि 2024 के अंदर इसके जो रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ आई है वो 18 से 22% और नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आई है 22 से 25% के बीच में। तो अभी करंटली हम 2025 में हैं, तो ये इनकी ग्रोथ आई है। और आप सभी जानते होंगे कि पिछले जो 6-7 महीने को हटा दें, उससे पहले मार्केट ने एक तरफा रैली करी है, इतना स्पीड से मार्केट में ग्रोथ आई है। और ये जो डेटा है ये वाला रेवेन्यू ग्रोथ का, ये है इकरा की रिपोर्ट से ये मैंने लिया है 2024 की। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर कितने तरह की स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज है वो ऑपरेट करती है, तो बेसिकली इंडिया के अंदर 3 तरह की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है वो ऑपरेट करती है। फर्स्ट आती है यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर का काम होता है कि ये अपने क्लाइंट से जो फुल सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि उनको हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट हो गई, एडवाइजरी सर्विसेज हो गई, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस हो गई, या PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये सारी तरह की सर्विसेज जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस होती है ये प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके एग्जाम्पल है ICICI सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसमें अगर फीचर्स की बात करें या फिर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज लाइक रिसर्च,
एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट या पीएमएस सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है फुल सर्विस ब्रोकर। अब इनके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इनके पास लॉयल एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं। एचएनआई क्लाइंट्स का मतलब होता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, यानी कि जिनके पास बहुत ज्यादा बल्क में पैसा होता है वो इनके क्लाइंट्स होते हैं। उनको ये रिसर्च रिपोर्ट, अपनी एडवाइजरी सर्विसेज और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती है। और ये एक अच्छा खासा इनके लिए डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है। 46.23% इनका मार्केट शेयर है ऑन द बेसिस ऑफ द FY22 के बेसिस पर। इनका जो मार्केट शेयर है, यानी कि इंडिया की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का जो मार्केट शेयर है उसके अंदर फुल सर्विस जो ब्रोकर है उनका मार्केट शेयर है 46.23%। और ये डेटा है AMFI, ये है म्यूचुअल फंड की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसका ये डेटा है FY22 का। इनके लिए सबसे जो वीकनेस है कि इनकी फीस हाई होती है, क्योंकि ये अच्छे खासे क्लाइंट्स को, मतलब एक प्रीमियम क्लाइंट्स को ये टैकल करते हैं। उनको रिसर्च एडवाइजर या वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी फीस हाई होती है। इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर, अब ब्रोकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, यानी कि ब्रोकरेज वाला जो काम है ना, जहां से ब्रोकरेज जनरेट करते हैं, उस जगह इनका जो मार्केट शेयर है वो कम है। लेकिन अगर ये अदर सर्विसेज की बात करें, लाइक रिसर्च एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट या पीएमएस, इस सर्विसेज के अंदर इनका जो मार्केट शेयर है ज्यादा स्पीड से, मतलब ज्यादा बड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ से इनको अच्छा खासा ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू ब्रोकरेज जो है। अभी हम बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, तब इनको हम और अच्छे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के अंदर, तो दूसरे तरह की जो कंपनीज होती है वो होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। इसके अंदर आते हैं जैसे जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक। ये जो कंपनियां होती हैं ये क्या करती है, इनकी सर्विसेज होती है लो या फिर जीरो ब्रोकरेज। आपने देखा होगा या तो जीरोधा या कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है वो 0.05% या फिर 20 रुपीज, दोनों में से जो अमाउंट सबसे कम होता है उसको ये एज ए कमीशन आपसे चार्ज करती हैं। और इनके अंदर मिनिमल एडवाइजरी होती है ना, बहुत ही रेयर केसेस होता है जहां पे इनकी एडवाइजरी सर्विसेज होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास लार्ज क्लाइंट बेस होता है। 65% ऑफ एनएससी एक्टिव क्लाइंट इन 2023, यानी कि जो 2023 के अंदर जितने भी एक्टिव क्लाइंट है उसके अंदर से, एनएससी का डेटा है ये, उसमें 65% जो लोग उसमें एक्टिव क्लाइंट थे वो थे डिस्काउंट ब्रोकर, मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से वो काम कर रहे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है और इसको हम और अच्छे से डिकोड करेंगे जब हम इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात ये है कॉस्ट इफिशिएंसी इनके काफी अच्छी है, क्योंकि कॉस्ट इफिशिएंसी इसलिए अच्छी है क्योंकि ये फुल सर्विस ब्रोकर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये डिस्काउंट ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं। और अगर अभी हम बिजनेस मॉडल को जब समझेंगे तो और अच्छे से हम चीजों को जानेंगे, समझेंगे कि कॉस्ट इफिशिएंसी क्यों है और ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। वीकनेस है इनकी, इनका जो भी है वो सब ट्रेडिंग वॉल्यूम पे ही निर्भर करता है। तो जब भी कोई सेबी नया रूल लेकर आती है, जैसे कि हमने एक अभी थोड़ा टाइम पहले सेबी ने एक रिसर्च निकाली थी कि इंडिया के अंदर हर 10 में से 9 ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अपना पैसा लूज करते हैं। अब ऐसी रिपोर्ट की वजह से सेबी नए नए रूल्स लेकर आएगी, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में पड़ेगा और उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनियों पे पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर कम लोग ट्रेड करेंगे तो इनको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर स्टॉक जो ब्रोकिंग कंपनी है उसका अगला टाइप है जो है यहाँ पर हाइब्रिड ब्रोकर्स। इसके अंदर एक ही एग्जांपल है अभी करंटली एंजल वन। ये क्या करती है, ये डिस्काउंट ब्रोकर की तरह भी काम करती है और ये जो कंपनी है ये फुल सर्विस ब्रोकर की तरह भी काम करती है, दोनों तरीके की का काम करती है। इनका जो फीचर है, सर्विसेज है, ये लो कॉस्ट ट्रेडिंग विद एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है और लो कॉस्ट ट्रेडिंग जो मतलब वॉल्यूम ट्रेड होता है जस्ट लाइक डिस्काउंट ब्रोकर उसकी तरह भी ये काम करती है। इनकी स्ट्रेंथ है कि ये है फ्लेक्सिबल मॉडल। फ्लेक्सिबल मॉडल का मतलब होता है ये दोनों पे स्विच कर सकती है, ना डिस्काउंट ब्रोकर की तरह भी काम कर सकती है और फुल सर्विस ब्रोकर की तरह भी काम कर रही है। और करंटली अगर इसका FY22 के बेसिस पे बात करें, जो कि डेटा है BSC का, उसके अकॉर्डिंग इनका मार्केट शेयर है 11.31%। इनका मार्केट शेयर है अभी पूरा इंडियन जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है उसके अंदर। अगर वीकनेस की बात करें तो बैलेंसिंग कॉस्ट और सर्विस क्वालिटी। अब आप जानते हैं कि जितनी प्रीमियम सर्विसेज आप किसी क्लाइंट को देंगे उतना ही ज्यादा, मतलब जितने प्रीमियम क्लाइंट होगा उनको उतनी ही बेटर क्वालिटी की सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको छोड़कर किसी और आपके कॉम्पिटिटर के पास में स्विच हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट को भी बैलेंस रखना है और क्वालिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी वीकनेस या चैलेंजिंग पॉइंट है हाइब्रिड ब्रोकर के लिए। आगे हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो कोर कंपोनेंट्स है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस मॉडल के अंदर, उसको हम अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में, जिसके अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा या फिर जो रेवेन्यू है या सेल्स करती है उसके बारे में। इसमें पहला आता है ब्रोकिंग फीस। तो आप जानते हैं कि जब भी हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो मतलब जब भी आप कुछ बेच रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस कंपनियां लेती है आपसे, ये ब्रोकरेज कंपनियां खाती है। ये बेसिकली इनकी ब्रोकर अमाउंट होता है, ब्रोकरेज अमाउंट होता है। अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज फीस क्या होती है उसको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। चार्ज पर ट्रेड, हर एक ट्रेड पर ये चार्ज करती है आपसे, या तो वो परसेंटेज होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया 0.05% का डिस्काउंट ब्रोकर, इस जो भी ट्रेड अमाउंट होता है उसका ये अमाउंट, जो कि फुल सर्विस ब्रोकर भी करते हैं, और ये डिस्काउंट ब्रोकर की तरह फ्लैट फीस भी ले लेती है 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से, कि आप कितनी चाहे उतनी ट्रेड करो, चाहे आप लाखों की ट्रेड करो, करोड़ों की ट्रेड करो, हम आपसे 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से लेंगे। दूसरा, यहाँ पे ट्रेंड की बात करें, डिस्काउंट ब्रोकर लाइक जीरोधा एंड ग्रो है पॉपुलराइज जीरो एंड लो ब्रोकरेज फॉर द इक्विटी डिलीवरी। अब जीरोधा या ग्रो जैसे जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, मतलब कई बार क्लाइंट से जीरो या फिर लो ब्रोकरेज लेकर आते हैं, मतलब ब्रोकरेज पर ट्रेड करती है। बेसिकली इसको मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों करती है। अभी इसने बोला, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कि जीरोधा है वो क्लाइंट से या तो लो फीस लेगी या फिर जीरो फीस लेगी। इसका रीजन क्या होता है यहाँ पर कि एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि ये जितने भी ब्रोकर है उनको इनविटेशन देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ट्रेड हमारे मतलब प्लेटफॉर्म पर करवाएंगे, यानी कि एनएससी और बीएससी दो स्टॉक है, जितना आप यहाँ पर ट्रेड करवाएंगे हम आपको उतना ही ट्रेड में बेनिफिट देंगे, या फिर जितनी ज्यादा वॉल्यूम के ट्रेड आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे कराएंगे हम आपको उतना ही रेवेन्यू में डिस्काउंट देंगे, आपको कुछ बेनिफिट देंगे, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट इन्वेस्टर से ना लेकर कुछ भी चार्ज या फिर बहुत कम चार्ज लेकर ये मार्केट के अंदर सस्टेन कर रही है। दूसरा, अगर हम डेटा की बात करें कि FY22 के अकॉर्डिंग, जैसे कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास में 46.23% मार्केट शेयर है, डिस्काउंट ब्रोकर के पास में 42.7%, हाइब्रिड ब्रोकर जो कि एंजल वन है उन ब्रोकर के पास में है 11.31% मार्केट शेयर। अगर डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो FY23 के अंदर एनएससी पर जो एक्टिव क्लाइंट है वो 65% जो आते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर से आते हैं। और उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, जीरोधा ऑफर करता है जीरो ब्रोकरेज फॉर इक्विटी डिलीवरी। अगर कोई भी इंसान है वो ट्रेड को लेकर जाता है, यानी कि डिलीवरी में करवाता है। दो तरह की ट्रेड होती है, जैसे कि एक तो हो गई इंट्राडे, दूसरा हो गया डिलीवरी। तो अगर वो डिलीवरी में अगर वो लेकर जाता है तो उस पर वो जीरो ब्रोकरेज ऑफर करती है, और अगर आप डेरिवेटिव या फिर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए वो 20 रुपए पर ट्रेड पर आपसे चार्ज करती है। नेक्स्ट, अगर हम इनके रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो नेक्स्ट आता है इनका मार्जिन फंडिंग और लोन अगेंस्ट द शेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मार्जिन फंडिंग को बोला जाता है MTF, यानी मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। कई ब्रोकर क्या करते हैं, आपको लोन मतलब प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रेड या सिक्योरिटीज पर। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास है अभी 50,000 रुपए और आपको मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है 5 लाख के, और आपके पास अभी करंट बैलेंस है 50 के, यानी कि 50,000। तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी कि 4,50,000, ये जो अमाउंट है ये आपको एज अ लोन या MTF मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस पर जो भी आप कमीशन का मतलब जो भी आप इसके बेसिस पे आप ये 4.5 लाख आपको ये देते हैं, और ये एज अ लोन अमाउंट होता है जिसके बेसिस पे आप 5 लाख की ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, और जितना भी उस पर अर्न करते हैं उसके बेसिस पे 18 से 20% आप पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या फिर जो कि डेटा है यहाँ पर टिपिकली 12 से 18% के बीच में ये आपसे एज ए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, अपने जो शेयर्स हैं उनको इनके पास में एज इंटरेस्ट मतलब आप एज ए उनकी सिक्योरिटी के बदले में पैसा भी इनसे ले सकते हैं, तो उस पर ये आपको 12 से 18% तक के 20 का पर एनम के हिसाब से लोन ये प्रोवाइड करते हैं। अगर डेटा वाइज बात करें तो अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 के अंदर यहाँ पर इन्होंने लगभग 4600 करोड़ के समथिंग का इन्होंने लोन दिया था, जो कि सितंबर 2021 यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद में यही लोन अमाउंट लगभग 19,000 करोड़ के आसपास हो गया था। लगभग 4 टाइम्स के जम ये इन्होंने मारी है। और ये सोर्स है आरबीआई की वेबसाइट है, आरबीआई से ये सोर्स लिया गया है। रिस्क ये है कि इस तरह का जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या फिर MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क है कि मार्केट अगर डाउन टर्न में इंक्रीज हुआ यानी कि बियर मार्केट हुआ
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिफॉल्ट का रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। एंड में जो प्रॉफिट बनेगा कंपनी का, उस पर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगला इनका बिजनेस मॉडल है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज का मतलब होता है जो इनके प्रीमियम क्लाइंट होते हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, यानी कि उनको रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करना, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च रिपोर्ट, एडवाइजरी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको बोला जाता है पीएमएस। ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, उससे भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब जो ट्रेंड में देखा गया जब से कि फुल सर्विस ब्रोकर है लाइक आईसीआईसी सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने क्या किया है कि ब्रोकरेज इनकम इनकी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई है ड्यू टू डिस्काउंट ब्रोकर। तो इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसमें पिवट करना स्टार्ट किया है। ये लोग कहाँ चले गए हैं, फीस बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज में ये चले गए हैं। तो इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसमें चेंजेस करे हैं। दूसरा, अगर यहाँ डेटा वाइज अगर हम बात करें कि आईसीआईसी सिक्योरिटी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से 2014 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 187% पे ग्रो किया है, इस कंपेयर टू ब्रोकिंग रेवेन्यू उनका जो 76.46% ग्रो हुआ है, जबकि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेगमेंट है उनका 187% तक ग्रो हुआ है। और ये जो डेटा है वो आईसीआईसी सिक्योरिटी की एनुअल रिपोर्ट FY19 से लिया गया है। उसके अलावा अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो इंडिया के अंदर ओनली 24% जो लोग हैं एज पर द सेबी सर्वे 2022, वो उनका जो इंडिया के अंदर लो फाइनेंशियल लिटरेसी रेस है, जो कि बेनिफिशियल है इन कंपनियों के लिए जो कि वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस लो फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से जो लोग हैं वो डिमांड करने लगे हैं एडवाइजरी सर्विसेज की या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की। तो ये भी एक अच्छा खासा मूव है इंडिया के लिए। दूसरे अगर हम बात करें इनका एक और तरीका जिससे रेवेन्यू कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो कई ब्रोकर क्या करते हैं, कमीशन बेस्ड भी अर्निंग करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इंश्योरेंस एंड बॉन्ड्स। तो मैं एक पर्सनल आपको एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई वाज अ इंटर्न इन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वो कंपनी क्या करती है, मतलब जो ब्रोकर है, सब ब्रोकर के पास मैं इंटर्नशिप पे था, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि जो दूसरी कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, आईपीओ हो गए या इंश्योरेंस है, वो भी सेल आउट करते थे। यानी कि मतलब मोतीलाल ओसवाल होकर वो हो सकता है एलआईसी के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं या फिर एसबीआई के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, कई तरह के लोन या फिर प्रोडक्ट को या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, उससे भी इनको रेवेन्यू मिलता है। तो ये भी इनका एक तरीके से कमाने का तरीका है। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो 2023 के अंदर, मई 2023 के अंदर इंडिया ये सेगमेंट, मतलब जो दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है वो इतना ज्यादा ग्रो होने लगा है, जिसकी वजह से ग्रो ने इंडिया बुल्स का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो 175 करोड़ के अंदर खरीद लिया था। ये है इकोनॉमिक टाइम्स का जो है डेटा है। एग्जाम्पल के लिए एंजल वन एक अच्छा खासा उसको मतलब कमीशन मिलता है जब भी वो म्यूचुअल फंड या आईपीओ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो ये इसके एनुअल रिपोर्ट का डेटा है FY2023 के अंदर का। अगर हम अदर इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी का जो फिफ्थ वे है टू अर्न इनकम या रेवेन्यू मॉडल का, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इंक्लूडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस। जब भी आपने देखा होगा कि कहीं ब्रोकर जैसे कि जीरोधा के अंदर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 200 से 300 रुपए वो चार्ज करता है, तो ये भी इनका रेवेन्यू तरीका है। दूसरा है डीपी चार्जेस या कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। जब भी आप कोई स्टॉक है वो डिलीवरी में लेकर आते हैं, यानी कि इंटरडे या फिर डेरिवेटिव ना करके आप डिलीवरी में जब उसको लेते हैं यानी कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपसे जो ये ब्रोकर है वो एक डीपी चार्ज भी आपसे लेते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन द क्लाइंट फंड। अगर कोई भी क्लाइंट है उसका फंड इनके पास में रहता है, यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जो मतलब स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट्स होते हैं जैसे कि जीरोधा ऐप स्टॉक, वहां पर हम अपना पैसा अपने बैंक में विड्रॉल नहीं करते, तो जब तक ये अमाउंट उनके पास रहता है तो वो उस अमाउंट पर भी उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे एक डेटा है कि जीरोधा लगभग 10% के समथिंग रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट ऑन क्लाइंट फंड, क्लाइंट के फंड से ये अर्न करता है। तो ये सोर्स है जीरोधा का ब्लॉग है, रेवेन्यू ब्रेकडाउन FY23 से ये लिया गया है। तो अभी तक हम जितने भी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम ऑन द बिहाफ ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, तो 5 तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम की हमने यहाँ पर बात करी है। उसके बाद हम आगे यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी कंपनी का जितना वो धंधा करते हैं, जितनी सेल्स करती है, उस सेल्स को करने के लिए उनको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो भी यहाँ पर जानना समझना जरूरी है। तो अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो आपने कई बार देखा होगा कि ज़रूरतों का सर्वर कई बार मार्केट के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए डाउन हो जाता है, या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में या टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन लोगों को अपना टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए मतलब अच्छा खासा इसमें पेमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्स और साइबर सिक्योरिटी इज वेरी क्रिटिकल फॉर इन्वेस्टमेंट होती है इनके लिए, किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के लिए। और यहाँ पर एक डेटा वाइज देखें तो जैसे कि ग्रो है गूगल का, कुबरनेट्स इंजन मतलब यूज करता है टू मैनेज ट्रेड स्पाइक, स्पेंडिंग 15% ऑफ रेवेन्यू ऑन टेक। मतलब जो ग्रो है अपने जो रेवेन्यू है उसका 15% तक यहाँ पर टेक्नोलॉजी में खर्च करता है। और इसके सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंटिन्यू अपग्रेड करना पड़ता है, और ओवर इन्वेस्टमेंट कैन इनरोल्ड मार्जिन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके मार्जिन को कहीं ना कहीं खाता है। अगली इनके कॉस्ट की बात करें तो स्टाफ कॉस्ट। कोई भी अगर फुल सर्विस ब्रोकर है तो वो अपनी रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज या फिर प्रोवाइड करने के लिए उनको स्टाफ को हायरिंग करनी पड़ती है। जैसा कि आपने कई बार प्रोफाइल्स में देखा होगा, आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो अपने क्लाइंट को रिसर्च या एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनको सेल आउट करते हैं। तो उनके लिए इनको स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से स्टाफ की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा इनके लिए बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो डेटा वाइज अगर हम बात करें, एफ आई मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो है उनके ऊपर एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग 18% पड़ती है उनकी रेवेन्यू की, जो कि इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट FY23 के अंदर बताया था। जितना ज्यादा हाई कॉस्ट रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी ज्यादा इनकी कॉस्ट बढ़ेगी स्टाफ के अंदर उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी गिरेगी। और ये अगर मतलब जो स्टाफ की कॉस्ट बढ़ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, ये उस कंडीशन में होता है अगर जो स्टाफ आपने हायर कर रहा है वो रेवेन्यू के ग्रोथ में अलाइन नहीं हो पा रहा। तो उस कंडीशन में जो कंपनीज हैं उनको काफी अच्छा खासा लॉस होता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। नेक्स्ट कॉस्ट इनके लिए आती है रेगुलेटरी और कंप्लायंसेस कॉस्ट। तो कई बार इनको क्या होता है कि ऑडिट के लिए सेबी के साथ में कहीं इनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहां पर भी इनके जो कॉस्ट होती है वो इनको बेयर करनी पड़ती है। जो जितनी भी कंप्लायंसेस कॉस्ट होती हैं वो जितने भी लिस्टेड ब्रोकर हैं उनके लिए 12% के समथिंग ये इंक्रीज हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जो स्मॉलर ब्रोकर हैं, जो छोटे हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं ब्रोकर हैं, उनको हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट की वजह से कई बार बहुत सारे उनके एग्जिस्टिंग उनको कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और बेस्ड ऑन द May 2023 अभी तक इंडिया के अंदर 5316 रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर। अगर नेक्स्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है मार्केटिंग एंड क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर टफ कंपटीशन है और इंडिया अभी ग्रोइंग फेज पर है इन द स्टॉक रिलेटेड या इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी भी डिस्काउंट ब्रोकर कंपनीज है वो अपने क्लाइंट को या कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए उनको कई सारे लालच देने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंपनी जस्ट लाइक अप स्टॉक, वो अभी 2 से 3 साल पहले क्या करती थी अपने क्लाइंट को अक्वायर करने के लिए, वो हर एक रेफरल पर 1000 रुपए से 1200 रुपए या फिर 200 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के बीच का रेफरल वो बांटती थी, और उसके बेसिस पे यहाँ पर कस्टमर को एक्विजिशन करती थी। वही एंजल वन जैसी कंपनियां, ये लोग भी क्या करते थे, कुछ ना कुछ रेफरल अपने प्रोग्राम चलाते थे जिसकी वजह से ज्यादा लोग इनसे कनेक्ट हों। तो इनको हाई मार्केटिंग करनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि जो इंडिया का ब्रोकरेज कंपनी का ब्रोकरेज इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा यूं कहूँ एंट्री बैरियर नहीं है। इजी टू एंट्री है यहाँ पर किसी भी इंसान के लिए। कुछ जो कंप्लाइंसेस है या रूल्स रेगुलेशन है उनको अगर कोई कंपनी फॉलो करती है तो वो इजीली स्टॉक ब्रोकर बन सकता है विद द सेबी। तो इनके ऊपर मार्केटिंग और क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। अब इनको बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग या प्रमोशन ड्राइव क्लाइंट ग्रोथ करनी, मतलब क्लाइंट ग्रोथ के लिए इनको बहुत ज्यादा प्रमोशन करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। कई डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, मोस्टली ज्यादातर केसेस में इकरा की रिपोर्ट है, तो वो 10 से 12% अपने जो रेवेन्यू है उसका मार्केटिंग में उन्होंने स्पेंड किया है FY23 के अंदर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इनके यहाँ पर अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 तरह की कॉस्ट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखी है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स के आते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। जितने ज्यादा वॉल्यूम के ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, जितने ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, उतना ही इन जो कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उतना ही ब्रोकरेज जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है क्लाइंट बेस्ड ग्रोथ। कई डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं उन्होंने 63.8% NSE पर एक्टिव क्लाइंट है, इनका मार्च 2024 का ही डेटा है।
और दूसरा डिपेंड करता है कि आपके पास जो क्लाइंट है वो कैसे हैं, वो रिटेल के अंदर है या फिर अच्छे खासे प्रीमियम एचएनआईज क्लाइंट्स हैं, उस पर भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है। ऑपरेशन एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस होगा, जितने ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कमांड करके बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपनीज के लिए अपने जो ऑपरेशन है उनको एफिशिएंटली काम करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे आगे रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट वोलिटिलिटी। इंडिया के अंदर क्या होता है, जब बीयर मार्केट होता है तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट छोड़कर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और जबकि बुल मार्केट होता है तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी बुल मार्केट वाली सिचुएशन होती है तो इन कंपनी के ब्रोकरेज के अंदर और इन कंपनी के बिजनेस में अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बट जब साइकिल यानी कि जब दूसरा यानी कि बीयर मार्केट होता है, उस कंडीशन में इनके जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होते हैं और जो इम्पैक्ट करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के बिजनेसेस को। तो सिक्लिसिटी बिजनेस है ये, तो जब जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, जब सब चंगा रहता है तो इनका बिजनेस भी चंगा होता है, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है तो इनका बिजनेस बुरी तरह बिगड़ा हुआ होता है। तो मार्केट वोलेटिलिटी काफी बड़ा इनके लिए रिस्क और चैलेंजिंग फैक्टर है। दूसरा है रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कि सेबी ने T+1 का सेटलमेंट वाला मार्जिन नॉर्म्स लेकर आया, ये एक एग्जांपल है। वैसे कई रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी लेकर आती रहती है, जैसे कि सेबी ने अभी थोड़ा टाइम पहले जो ट्रेड वॉल्यूम है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसके अंदर लोड साइज को इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो कई ऐसे रिटेल पार्टिसिपेंट है वो डेरिवेटिव्स में इजीली ट्रेड नहीं कर पाते। उस कंडीशन में जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जो भी कंपनीज है ये वाली ब्रोकरेज से रिलेटेड, उनके बिजनेस पे काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात है कंपटीशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड पे डेटा बताया था कि इंडिया के अंदर 5,000 से भी ज्यादा ब्रोकर अवेलेबल है। और अगर हम टॉप 10 की बात करें तो एनएससी पर जो वॉल्यूम आता है लगभग लगभग 39% के समथिंग जो वॉल्यूम है एनएससी पर, और 56% जो वॉल्यूम है बीएससी पर, ये इंडिया के जो टॉप 10 सबसे बड़ी फर्म है उनके जरिए आता है। उसके चक्कर में जो छोटे प्लेयर हैं उन पे बहुत ज्यादा इसमें प्रेशरिंग होते हैं छोटे प्लेयर। ये बीएससी एनएससी का जो डेटा है उसके बेसिस पे रिपोर्ट है। अगर हम टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन की बात करें तो जैसे कि एआई आ रही है, रोबोट बेसिस जो रोबोट है वो कई लोगों के काम, एआई और रोबो एडवाइजरी सर्विसेज है, वो क्या कर सकती है, वो फ्यूचर के अंदर फुल सर्विस जितने भी ब्रोकर हैं उनके बिजनेसेस को काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि जो काम एक पूरी टीम मिलकर करती है डेटा बेसिस पे वो एआई की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी में जो जो चेंज होंगे उसकी वजह से भी इन ब्रोकर इंडस्ट्री पे चेंज आएगा, और जैसे जैसे नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो इनको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कंटिन्यू बेसिस पे, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए और अपग्रेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेडिट रिस्क, जैसे कि एमएफटी या फिर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या मार्जिनिंग फंडिंग। उसके अंदर जब भी मार्केट में डाउन टर्न होता है, साइकिल का दूसरा डाउन पहलू आता है, उस कंडीशन में इनके जो मतलब चांसेस हो जाता है कि कोई भी जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो डिफॉल्ट ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट कर सकता है, उसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम आगे बात करें कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर इन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में, तो उन्हें क्या क्या चीजें देखनी जरूरी है। सबसे पहला तो देखना पड़ेगा क्लाइंट बेस ग्रोथ। कंपनी के अंदर या जो भी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी कंसिस्टेंटली क्लाइंट को ऐड कर रही है या नहीं कर रही है। अभी भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अभी भी पूरी आबादी का लगभग 10%, समवेयर बिटवीन 10% के आसपास ही लोग हैं जो मार्केट में कनेक्टेड है। इंडिया के अंदर अभी सिर्फ 12 करोड़ लोगों का ही डीमेट अकाउंट है और 10% के समथिंग लोग मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है, जो तो इस वजह से अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इस तरह की कंपनी में तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो देखे कि जो कंपनी है वो लगातार नए क्लाइंट को एड कर रही है नहीं कर रही। दूसरा है रेवेन्यू मिक्स। इसका रीज़न है कि कोई भी कंपनी को नॉन ब्रोकरेज इनकम से स्ट्रॉन्ग नॉन ब्रोकरेज इनकम होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कंपनी केवल ब्रोकरेज पर ही टिकी रही तो इन द केस ऑफ बियर मार्केट उनकी जो ब्रोकरेज का बिजनेस है वो बुरी तरीके से तबाह हो सकता है। अभी जैसे कि एंजल वन इनिशियल मतलब आप जैसे 1 या 2 साल पहले मैं सोचता था कि एंजल वन इतना पैसा खर्च कर रही है क्लाइंट एक्विजिशन पर और उसका बेनिफिट इनको मतलब कई ऐसे ब्रोकर है जो और भी अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं इनसे सर्विसेज, तो इनका बिजनेस जा सकता है। बट इन्होंने नए नए मॉडल ट्राई करे हैं। अभी इन्होंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है उससे भी इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सिर्फ क्लाइंट को मतलब क्लाइंट को सिर्फ एक तरीके से ब्रोकर
एज ए ब्रोकर ही काम नहीं कर रहे हैं, ये और भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेवेन्यू मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक इन्वेस्टमेंट। हर एक बिजनेस है, कोई भी कंपनी जो स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में है, उनके लिए जरूरी है कि अच्छा खासा टेक में इन्वेस्टमेंट करें और उनका जो प्लेटफॉर्म है वो स्केलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, आरओई, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी मतलब जो कंपनी है कितना प्रॉफिट बना रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द इक्विटी, यानी कि इन्वेस्टर के पैसे पे कितना पैसा बना रही है। तो ये 20% से ज्यादा होना चाहिए और लो लेवरेज होना चाहिए। लो लेवरेज का मतलब उन्होंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ले रखी हुई। एक्सटर्नल फंडिंग का मतलब है कोई भी डेप्थ नहीं ले रखा हो। और उसके अलावा एक और है मार्केट पोजिशन। ये भी मैटर करता है कि जो कंपनीज हैं वो रिटेल क्लाइंट पर फोकस कर रही है, HNI यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल क्लाइंट्स पर फोकस कर रही है, इसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है इनके रेवेन्यू पर। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो सेबी की वेबसाइट पर चेक कर सकता है कि जो कंपनी का रिकॉर्ड है वो क्लीन है या नहीं है। और उसके अगली चीज है यहाँ पर सिक्लिकल रिलायंसेस। जो ये कंपनी है, मतलब ये इंडस्ट्री है, ये सिक्लिकल इंडस्ट्री, यानी कि कभी यहाँ पे बुल मार्केट होता है, कभी बियर मार्केट होता है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। तो इस वजह से ये जरूरी है कि कंपनी के पास में डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर हमने अलग अलग चीजें देखी, जैसे कि इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। दूसरा हमने कि कितने टाइप्स की यहाँ पर सर्विसेज होती है, ब्रोकर सर्विसेज यहाँ पर। उसके अलावा हमने इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने 3 चीजें देखी। एक तो हमने रेवेन्यू देखा, दूसरा हमने इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा, तीसरा हमने इनके प्रॉफिटेबिलिटी जो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने इस बिजनेसेस के अंदर क्या रिस्क एंड क्या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस या फिर क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हमने जाना। और लास्ट में हमने देखा कि कोई भी इन्वेस्टर के लिए अगर इस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।